आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। इस्लामाबाद शहर पर अगली सुबह उतर चुकी थी। वो उस वक्त इस प्राइवेट रूम में सिंगल सोफे पर बैठा था। बज़ाहिर तो मोबाइल चला रहा था, मगर निगाहें सामने डबल सीटर सोफे पर पाँव समेटे सोफे की पुश्त से टेक लगाए सोई हुई ज़रीन पर थीं। कल रात जब वो कमरे में आया तो वो यहीं बैठी हुई ही सो गई थी। ज़ौबी बेगम भी सो रही थीं। अरमान का ध्यान इसके बेदाग और परनूर चेहरे पर था। इसे देखते हुए वो मुसलसल सोचों का शिकार था। सिर्फ नाम ही तो इसका ज़रीन है, वरना ये इस जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी तो आँखें ही काली हैं। क्या किसी की आँखें इतनी खूबसूरत हो सकती हैं जितनी मेरी ज़री की थीं? वो अजीब भंवर में उलझा हुआ खुद से सवाल कर रहा था। अगले ही पल आँखों के सामने वो हेज़ल ग्रीन आँखें लहराईं। हरगिज़ नहीं, दिल ने फौरन नफ़ी की। कोई भी मेरी ज़री जैसी नहीं हो सकती। ये तो हरगिज़ नहीं। मम्मी भी ना, इन्हें लगता है शायद नाम एक जैसा होने से मैं इसे अपनी बीवी की हसीद दूंगा। आखिरी बात तल्खी से सोचते हुए इसकी आँखों में नमी झिलमिला गई। अब उसका ज़हन माजी में भटक गया। वक़ार आफरीदी इसकी खाला ज़रमीना बेगम का शौहर था। वक़ार आफरीदी दो भाई थे। वहीद आफरीदी बड़े भाई थे, जिनके 3 बच्चे थे। अरमान को आज भी वो दिन याद था जब ज़रीन को ज़रमीना बेगम के साथ रहते 2 साल हो गए थे। और ऐसे ही एक रोज़ एक एक्सीडेंट में वक़ार साहब की मौत हो गई थी। वहीद आफरीदी और इनकी बीवी ने भाई की मौत के बाद ज़रमीना बेगम को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर में, और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? ज़रमीना बेगम हैरानगी से वहीद साहब से सवाल पूछ रही थीं। देखो ज़रमीना, हम जानते हैं कि ये तुम्हारे शौहर का घर है, लेकिन अब वक़ार की मौत हो चुकी है और तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि अपने ही बच्चों का पेट भर सकें, तो इन हालात में कहाँ से तमधारी और तमधारी बेटी की कफ़ालत करेंगे? उनकी बात सुनती ज़रमीना बेगम शल रह गईं। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम ज़रीन को साथ लिए अपने भाई के यहाँ चली जाओ। और तुम्हारे बहन भाई तो इतने अमीर हैं कि इन्हें तुम्हें अपने पास रखने से कोई मसला भी नहीं होगा। और अभी तुम्हारी उम्र ही किया है, तुम तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। उनकी ऐसी बातें ज़रमीना बेगम का दिल चीर गई थीं। खुदा का वास्ता बस करें भाई साहब, अभी मेरे शौहर का कफन भी मैला नहीं हुआ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कुछ गुस्से से बोली थीं। पास ही ज़रीन खड़ी उन दोनों को देख रही थी। आप पर मैं और मेरी बेटी इतने ही बूझ हैं तो मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। वो तकलीफ ज़दा लहजे में कहती ज़रीन का हाथ पकड़े अपने कमरे में चली गईं। वहीद साहब ने तकलीफ से अपनी बेगम को देखा, जो अब कुछ पुरसुकून लग रही थी। वो रोते हुए सारे कपड़े बैग में डाल रही थीं। ज़रीन उनके पास ही खड़ी थी। अम्मा आप ऐसे रोए मत, हम ताया अब्बा से बात ही नहीं करेंगे। ज़रीन उनके आंसू साफ करते हुए बोली कि ज़रमीना बेगम ने बेसाख्ता उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान, तुम परेशान मत हो। वो खुद को हौसला देते हुए अब ज़रीन के बाल समेटते उनकी पोनी करते हुए कह रही थीं। ज़रीन कुछ देर सोचती रही, फिर ज़रमीना बेगम को देखा। अब हम कहाँ जाएंगे अम्मा? इसने मासूमियत से पूछा। वो ज़रमीना बेगम को अम्मा ही कहती थी। वो चाह कर भी मामा नहीं की सकी, क्योंकि उसकी मुँह तो माँ ही थी। ज़रमीना बेगम ने अज़ियत से आँखें मींचीं। अरमान से मिलोगी? इन्होंने ज़रीन का ज़हन भटकाने के लिए सवाल पूछा। ज़रीन की आँखें चमकीं। सच में, हम आलम के पास जा रहे हैं। वो पुरजोश हुई। ज़रमीना बेगम ने इस बात में सर हिलाया। फिर वो लोग आफरीदी हाउस हमेशा के लिए छोड़ आए। ये मुल्क हाउस का मंजर था। नवाज साहब और फारिया बेगम एक तरफ सोफे पर बैठे थे, दूसरे सोफे पर ज़ौबी बेगम और अहमद शिराजी साहब बैठे थे। उनके सामने सिंगल सोफे पर ज़रमीना बेगम बैठी थीं।
लाउंज की सूरत हाल कुछ संजीदा थी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं ज़रमीना। नवाज साहब ने बहन के सर पर हाथ रखते मान दिया था। ज़रमीना बेगम चाहकर भी इंसु काबू ना कर पाई। इन्हें इस तरह रोता देख ज़रीन भी उदास हो गई। अरमान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आज मेरे साथ गार्डन में वॉक नहीं करोगी? वो हैरानगी से अपना हाथ अरमान आलम के हाथ में देख रही थी। इसकी वजाहत पर वो मुस्कुरा दी। लेकिन नंगे पांव वॉक करेंगे? इसने तरदीद चाही तो अरमान ने इस बात में सर हिलाया था। वो अक्सर अरमान के साथ गार्डन में वॉक करती थी और इन गुजरे 2 सालों में ये इसकी आदत बन गई थी। वो इसका ध्यान भटकाता उसे अपने साथ गार्डन में ले आया। अब वो दोनों गार्डन में नंगे पांव घास पर चल रहे थे। अचानक ज़रीन की नज़र गार्डन में लगे गुलाब के फूलों तक गई। आलम, मुझे भी वो चाहिए। इसने हाथ से गुलाब के फूल की तरफ इशारा किया। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो फूलों के करीब होता एक फूल तोड़कर ज़रीन के हाथ में थमा चुका था। वाओ, ये बहुत खूबसूरत है। वो चहकी थी। खूबसूरत चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए ज़री, अगर वो मुरझा जाएं तो इन्हें पीटना या कदमों तले कभी मत रौंदना। इसकी बातें तो ज़रीन ने गौर से सुनी मगर सर के ऊपर से गुजर गईं। आप फिक्र मत करें आलम, मैं इस फूल को हमेशा संभाल कर रखूंगी क्योंकि ये आपने मुझे दिया है। वो काफ़ी मजबूत लहजे में बोली थी कि आलम, इसका बचपन देखते हंस दिया। देखना, शाम से पहले तुम उसे खो चुकी होगी। वो अब भी हंस रहा था कि ज़रीन को बुरा लगा। अच्छा, ऐसी बात है तो उसको स्पेसिफिक कर दें। कोई ऐसी निशानी लगाएं जिससे आप बाद में इस फूल को पहचान लें। वो जैसे गुस्से में अब मुंह फैलाए उसे चैलेंज दे रही थी। अरमान हैरान हुआ, फिर हैरानी से इस 7 साला शहजादी को देखा। फिर कुछ सोचते हुए अपनी जेब से बाल पॉइंट निकाली। अब वो इस फूल के निचले हिस्से पर पेंसिल से ए लिख रहा था। कितनी ही देर तक वो पेंसिल को इस फूल की डली के सब्ज हिस्से पर जहां से फूल को पकड़ा जाता है वहां पर ए लिखता रहा। जब वो इतना गहरा हो गया कि अब ए हर्फ छप गया, तब अरमान ने मुस्कुराते हुए वो फूल वापस ज़री को दे दिया। अब गार्डन में ठंडी हवाएं चल रही थीं और 14 साला अरमान आलम अब वो फूल ज़रीन के बालों में लगा रहा था। वो तो इसकी बात को बस बचपन समझ गया था, मगर वो कहाँ जानता था कि वो वाकई इस फूल को किसी आबगीने की तरह संभाल कर रखेगी। अरमान तो वापस चला गया। वो कमरे में दाखिल हुई। यही मुल्क हाउस में मौजूद ज़रमीना बेगम का कमरा था। ज़रमीना बेगम कमरे में ही सोफे पर बैठे कुरान की तिलावत कर रही थीं। वो कब्र तक आई, उसे खोला, फिर वहां से अपने खिलौनों वाला बॉक्स निकाला। ज़रमीना बेगम उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। ज़रीन, बेटा क्या कर रही हो? क्योंकि वो बहुत मुश्किल से ऊपर तक आई थी और अब स्टूल पर चढ़कर अपना बॉक्स निकाल रही थी। बॉक्स निकालते वो नीचे उतरी। अपने सारे खिलौने जो उसे वकार साहब ने लेकर दिए थे, इन्हें वहीं कमरे के मार्बल लगे फर्श पर अलट दिया। बॉक्स खाली हो गया। ज़रमीना बेगम समझ ना सकी वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। ये बॉक्स भी उसे अरमान ने गिफ्ट किया था और इस बॉक्स पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बहुत खूबसूरती से 2 बार कुंदा किया गया था। जिसका मतलब था अरमान आलम, जो देखने से एक ज्वेलरी बॉक्स लगता था। ये अरमान ने स्पेशल अपने लिए बनवाया था। फिर इसने ज़रीन को गिफ्ट कर दिया। ज़रीन, कुछ ढूंढ रही हो? ज़रमीना बेगम ने दोबारा पूछा। अब उसने एहतियात से फूल को इस बॉक्स में रख दिया।
अम्मू ये देखी, मुझे ना ये फूल आलम ने दिया। वो कहते हैं मैं उसे खो दूंगी, मगर मैंने भी कहा कि मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ये मुरझा गया था, कहीं वाकई गुम ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें रख रही हूँ। इसकी बात सुनते ना चाहते हुए भी ज़रमीना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आप ना आलम को मत बताना। मैं भी नहीं बताऊंगी। जब वो ये फूल देखेंगे फिर पता चलेगा कि ज़रीन अरमान कुछ नहीं भूलती। वो तफाखर से बोली थी कि ज़रमीना बेगम ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगी। और अपने उन खिलौनों को कहाँ रखोगी? उनके सवाल पर उसने एक नज़र खिलौनों को देखा। उनके लिए आप मुझे नया बॉक्स ला देना। अगर मैंने अपने खिलौने फूल के साथ रखे तो फूल खराब हो जाएगा। इसकी अक्लमंदी देखते एक बार फिर ज़रमीना बेगम हंस दी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें न्यू बॉक्स ला दूंगी। अभी सारे खिलौने दराज में रख दो। इसने फौरा उनकी बात पर अमल किया। फिर ये हर बार होने लगा। अरमान जो भी चीज़ इसके लिए लाता वो हर चीज़ पैक में डालकर इस बॉक्स में रखती जाती। और यूं उसने हर याद को संभाल लिया। किसी शोर की आवाज़ पर अरमान की निगाहों का साज टूटा। ना जाने वो कहाँ माजी में खो गया था। इसकी नज़र दरवाजे तक गई, जहाँ से नरस कमरे में दाखिल हो रही थी। वो अब ज़ौबी बेगम के पास खड़ी उनके हाथ पर ड्रिप लगा रही थी। इतने में ज़रीन के वजूद में हरकत हुई। शायद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से इसकी नींद में खलल पैदा हुआ था। अरमान दोबारा अपने मोबाइल में गुम हो गया। फ़िलहाल इसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। मां को यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। ऊपर से ज़ौबी बेगम ने उसे सख्ती से शिराजी साहब को बताने से भी मना कर दिया था। इसलिए अब वो बाप को मां की तबीयत का भी नहीं बता सकता था। वो नहीं चाहती थी कि शिराजी साहब उनकी तबीयत खराबी का सुनकर वहाँ दूसरे मुल्क बैठे परेशान हों। वो अपने बाल अब जोड़े में समेटती वाशरूम में जा रही थी। कुछ मिनट बाद धुले हुए शफ़ाफ चेहरे के साथ वो वाशरूम से बाहर निकली। पानी के कतरे अब भी चेहरे से टपक रहे थे। स्टूल खींचते ज़ौबी बेगम के पास बैठी। आपकी तबीयत कैसी है अब आंटी? अब वो उनसे शफ़क़त से पूछ रही थी। ज़ौबी बेगम मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग परेशान मत हो। उनकी बात सुनते वो बस आसूदगी से मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद वो इन्हीं सूप पिला रही थी। क्योंकि उनके हाथ पर ड्रिप लगी थी तो वो हाथ हिलाने से फ़िलहाल कासिर थीं। अरमान का ध्यान मोबाइल में कम और उन दोनों की तरफ ज़्यादा था। वो इसकी नज़रें महसूस कर गई थी। ये एहसास तो बहुत पुराना था। वो अक्सर उसे देखा करता था और उन नज़रों की आदत ज़रीन को 15 साल पहले से थी। बस तब ये नज़रें अजनबी नहीं लगती थीं। और आज ये अजनबी अजनबी सी थीं। तकरीबा दोपहर के वक्त ज़ौबी बेगम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। ये शाम का वक्त था, मग़रिब उतर चुकी थी। वो कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ तो ज़ौबी बेगम बेड कराउन से टेक लगाए बैठी थीं। अब उनके हाथ से कैनिवला उतर चुका था। उनके पाँव की जानिब ही ज़रीन बैठी थी और फरोट्स काट रही थी। वो भी दूसरी जानिब बेड पर ही बैठ गया। ज़ौबी बेगम ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी नज़र ज़रीन को देखा। वो प्लेट उनकी तरफ बढ़ाती हुई उठी। उससे पहले कमरे से बाहर निकलती ज़ौबी बेगम बोल उठी। तुम कहाँ जा रही हो? उनके सवाल से इसके बढ़ते कदम रुक गए। वो मैं तो बस किचन में जा रही थी। वो जल्दी से बहाना बनाने लगी। सच तो ये था कि वो फ़िलहाल उन दोनों बेटे को अकेला छोड़ देना चाहती थी। मगर ज़ौबी बेगम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। सुकून से यहाँ बैठ जाओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। ज़ौबी बेगम के लहजे की संजीदगी से अरमान कुछ चौंका था। वो खामोशी से दोबारा उनके पाँव के पास ही बैठ गई। इन्होंने अब अरमान को देखा। उनकी आंखों में सख्ती थी। तुम मुझे बता ही दो कब अपनी हरकतों से बाज आओगे। आज ज़ौबी बेगम के लहजे में कोई भी नरमी नहीं थी। मैंने किया? अरमान ने मासूमियत से पूछा। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। तुमने उसे कमरे से बाहर निकाला। और ये कब से तुम्हारे कमरे से बेदखल की गई है?
उनकी इस बात पर अरमान ने सख्त और उससे भरी निगाहों से ज़रीन को घूरा था। ज़रीन ने हैरानी से चेहरा उठाए अरमान को देखा, जिसकी आंखों में उस वक्त गुस्सा था। और ज़रीन हैरान परेशान ये सोच रही थी कि ये बात ज़ौबी बेगम को कैसे पता चली। वो ज़रीन को गुस्से से घूर रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी ये बात वो उसकी मुंह को बता देगी। इसका ज़रीन को गुस्से से घूरना ज़ौबी बेगम की आंखों से मख्फी ना रह सका। इसे किया देख रहे हो, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद तुम भूल रहे हो यहाँ पर 10-12 नौकरानियाँ भी काम करती हैं और इतनी सारी मुलाजिमिन के होते हुए कम से कम बंदा अपनी इज्जत का ही लिहाज कर लेता है। मुलाजिमा ने बताया है मुझे। माँ की बात सुनते हुए वो एकदम से शर्मिंदा हो गया। अब गुस्से पर शर्मिंदगी गालिब आ गई थी। अब वो बेमकसद कमरे में इधर उधर देख रहा था। इसे बीवी बनाकर लाए हो तो क्या तुम्हारे कमरे में जगह कम पड़ गई थी जो उसे कमरे से बाहर निकाल दिया? जानते हो कितनी मान से मैं उसे बहू बनाकर लाई थी। अगर तुम्हें मेरी पसंद इतनी बुरी लगी थी तो मुझे उसी दिन बता देते, मैं तुम्हारा निकाह ही ना करवाती। तब तो अच्छे फरमानबरदार बच्चे की तरह मेरे सामने सर झुका गए थे। अगर चाहते हो कि तुम्हारी माँ अब मजीद किसी टेंशन या स्ट्रेस में ना रहे तो आज के बाद में तुम्हें उसके साथ बदतमीजी करते ना देखूं, और अगर दोबारा तुमने उसे कमरे से बाहर निकाला तो फिर मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। हद हो गई है, मैं 4 सालों से तुम्हें देख रही हूँ अरमान। एक चीज़ की लिमिट होती है, वक्त गुजर गया है, तुम भी आगे बढ़ो। जिंदगी किसी के जाने से रुक नहीं जाती। इसे भूल जाओ, मिट्टी डाल दो, मर गई है ना वो। उनकी आखिरी बात पर ज़रीन को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। ज़ौबी बेगम आज बहुत गुस्से में आई थीं। अरमान ने चेहरा उठाए मुंह को देखा। मम्मी प्लीज़। आखिरी बात पर वो तरफ ही गया था। बेसाख्ता ज़रीन की आंखों से आंसुओं का रेला बह निकला। इसे अपना दम घटता हुआ महसूस हुआ। वो जल्दी से चेहरा मोड़े अपने आंसू साफ करने लगी। ज़ौबी बेगम ने अपना चेहरा अब अरमान की जानिब से फेर लिया। वो अब ज़रीन को देख रही थीं। तुम अभी और उसी वक्त इसके कमरे में जाओगी, और ख़बरदार अगर आज के बाद कमरे से बाहर निकली, अगर ये कमरे से बाहर भी निकाले तब भी तुम मेरे पास आओगी। अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो वो कमरा छोड़ दो, मगर ये वहीं रहे गी। पहली बात ज़रीन को देखते कही, दूसरी बार अरमान को देखते कही। ज़ौबी बेगम सारी बहस समझ चुकी थीं और ज़रीन को लगा अब वो कभी भी सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रही। वो खामोशी से इस बात में सर हिलाकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद उससे पहले अरमान कमरे से बाहर निकलता ज़ौबी बेगम ने इसका हाथ पकड़ा। उसने बेबसी से अपना हाथ मुंह के हाथों में देखा। मुझे मजीद जलील मत करना, तुमने मुझे इस लड़की के सामने इज्जत से सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ा। माँ के लहजे में अजियत और बेबसी महसूस करते वो मजीद शर्मिंदा हो गया। एम सूरी मम्मी। बामशक्ल 2 लफ्ज़ कहे वो कमरे से बाहर निकल आया। दिल व दिमाग में जंग चल रही थी। ज़ौबी बेगम ने अपने माथा मुसला। मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार है अरमान, जिस दिन तुम ये सूरी ज़रीन से कहोगे। वो महज सोच ही सकें। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया तो वो वहीं कमरे के पास बाहर लाउंज में ही टहल रही थी। अरमान अगले ही पल इसके सर पर जा पहुंचा। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मम्मी ने मेरे साथ इस लहजे में बात की है। ना जाने क्यों तुम मेरी जिंदगी में किसी अजाब की तरह नाज़िल हो गई हो। इसके अल्फाज ज़रीन की रूह तक कुचल गए थे। वो नम आंखों के साथ बेबसी से उस शख्स को देखती रह गई जो संग दिल बना हर बार इसका दिल रज़े रज़े कर जाता था। वो मजीद एक कदम आगे बढ़ा था, उंगली उठाए सख्ती से ज़रीन को वारन किया। सिर्फ मम्मी की खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर जाता हूँ। तुम्हें मेरे कमरे में रहने की इजाज़त मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने की भी इजाज़त मिल गई है। अपनी लिमिट कभी भूलना मत। सख्ती से गिराते हुए वो कमरे में चला गया। ज़रीन को सांस लेने में तकलीफ सी होने लगी। अपने सीने पर हाथ रखे दिल को मुसने लगी, मगर सुकून था जो मुसलसल इससे नाराज़ बैठा था। कुछ देर वहीं लाउंज में बैठी रही, खुद को पुरसुकून करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। जब कमरे में दाखिल हुई तो वो कहीं नहीं था। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, शायद वो शावर लेकर अपने तने आसा पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। ज़रीन ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई, कबर्ड से बलीनकट निकालते हुए वो सोफे तक आई और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद को हौसला देती वहीं लेट गई।
कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला तो ढीला सा ट्राउज़र और शर्ट पहन रखी थी। अपने गीले बालों में तौलिया फहराते उसने एक नज़र सोफे को देखा जहां वो सर तक कंबल ताने लटी हुई थी। वो सर झटकते हुए दरवाजे तक आया, दरवाज़ा बंद किए, लाइट्स ऑफ की और बेड पर जाकर अपना लैपटॉप पकड़े बैठ गया। अब वो लैपटॉप खोले टाइपिंग कर रहा था। कमरे में टाइपिंग की वजह से खिट-खिट की मध्यम सी आवाज़ उभर रही थी। ज़रीन ने कंबल ज़रा सा चेहरे से सरकाते एक नज़र बेड की जानिब देखा। वो पहले से कुछ पुरसुकून नज़र आ रहा था और अब सुकून से अपना काम कर रहा था। वो एक गहरी सांस लेती आंखें बैठ गई, फिर कब उसे नींद आई उसे खुद एहसास ना हुआ। कराची शहर की इस बिल्डिंग पर रात उतर चुकी थी। वो जैसे ही फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसने देखा लाउंज के सोफे पर ही अरमान बैठा था। इसके सामने माही बैठी थी और अरमान के साथ हैज़ल बैठी उसे कोई वाक़या सुना रही थी और अरमान मुसलसल हंस रहा था। सुलेमान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। दरवाज़ा बंद करते वो उनकी जानिब बढ़ा और धब से हैज़ल के पास ही सोफे पर बैठ गया। हैज़ल ने चेहरा मोड़े उसे देखा जो पसीने पसीने हुआ पड़ा था। अभी वो दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच खेल कर आया था। हाफ स्लीव्स शर्ट पहन रखी थी जो उसके मजबूत बाजों के साथ चिपकी हुई थी। इसके मसल्स नुमायां हो रहे थे। हैज़ल की हैज़ल ग्रीन आंखों में मखसूस चमक गहरी हुई। बस हर वक्त इन कामों में लगे रहना। इसने हल्का सा तनज़ किया था। सुलेमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, मैं 2 दिन बाद इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इसकी बात सुनते हैज़ल अगले ही पल सीधी होकर बैठी। इसके पर खुशगवार हैरत थी। किया सच में? वो चीख ही पड़ी थी। सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया। मगर तुम इस्लामाबाद क्यों जा रहे हो? अगले ही पल वो तीखे तेवरों से उसे घूरने लगी। इसके फीस एक्सप्रेशंस देखते हुए सुलेमान को हंसी आई। एक सर करना है और बाबा ने भी कुछ काम कहा था, बस वही करने इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? इसने अगले ही पल हैज़ल को ऑफर दी। हैज़ल की तो आंखें चमकी थीं। तुम मुझे लेकर चलोगे? इसने खुशगवार हैरत से पूछा था। बिल्कुल क्यों नहीं। अगले ही पल हैज़ल ने अरमान को देखा। इसकी आंखों में लालच देखते हुए अरमान ने कंधे झुकाए। प्लीज़ मामू। वो अगले ही पल प्यार से अरमान का बाजू पकड़े। अब उसे मनाने के चक्कर में थी और माहीना चाहते हुए भी हंस पड़ी। अरमान ने नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, तुम्हारी मुँह कभी नहीं मानेगी। अरमान हैदर खान तो साफ हरी झंडी दिखा गया। प्लीज़ मामू, प्लीज़ आप मामा को मनाएं, मैं जानती हूँ आप उनकी हर जिद को ख़त्म कर सकते हैं, वो मान जाएंगी, आप कहेंगे तो वो मान जाएंगी। वो लाड से अरमान का बाजू पकड़े उसे मनाने की भरपूर तैयारी में थी। ये मंजर देखते हुए माही की आंखों में अचानक ही नमी झिलमिला गई। एक पल के लिए इसकी आंखों के सामने हैज़ल की जगह ज़रीन घूमी थी। प्लीज़ बाबा, सैंडविच खाने हैं और आइसक्रीम भी। माही सालों पहले कहीं माजी में पहुंच गई। 5 साला ज़रीन उसी तरह उसी जगह सोफे पर बैठी हुई अरमान का बाजू पकड़े हुए मीना रही थी। अरमान इसके माथे पर लब रख रहा था, कभी इसके गाल पर प्यार कर रहा था। हम तो चलते ही ना बाबा की जान। वो ज़रीन को अपनी झोली में बटटे हुए अब इसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा था। हीर नहीं मान रही। प्लीज़ बाबा चले ना। वो अब लाड से अरमान की दोनों गालों पर लब रख रही थी। हीर की अभी क्लास लेते हैं कि वो मेरी शहजादी को क्यों मना कर रही है। वो इसके फूले गालों पर लब रखता हुआ अब हीर को आवाज़ें दे रहा था। हीर, हीर। वो जो किचन में थी भागती हुई बाहर निकली। क्या हो गया है हैदर, क्यों आवाज़ें दे रहे हैं? पता है ना मैं खाना बना रही हूँ। वो पास ही सोफे पर बैठे 2 साला सुलेमान के कपड़ों की हालत देखते हुए कुछ चिड़चिड़ा लहजे में बोली थी। उफ़िया खुदा, अभी इस लड़के को मैंने आधा घंटा पहले कपड़े पहनाए थे मगर नहीं, सारे कपड़े फिर गंदे कर दिए। सुलेमान अपने सारे कपड़ों पर चॉकलेट लगा चुका था। और हैदर, आपको मैंने कहा था कि कुछ देर के लिए सुलेमान का ध्यान रखिएगा, आप अपनी इस बेटी के साथ मगन हैं और यह देखें इस नौबजादे का हाल। वो कुछ गुस्से से बोली थी। अरमान गहराई से मुस्कुरा दिया। इसे छोड़ो, तुम ये बताओ मेरी बेटी को क्यों मना कर रखा है कि वो आइसक्रीम और सैंडविच नहीं खाएगी? अरमान मुस्कुराते पूछ रहा था।
सर्दी देखी है आपने कितनी है, पहले इसका गला खराब है, खांसी कर कर के गले में दर्द शुरू करवा ली है, ऊपर से शहजादी को आइसक्रीम खानी है। सुकून से घर बैठ जाएं दोनों बाप बेटी, कोई कहीं नहीं जा रहा। वो गुस्से से गरजती हुई दोबारा किचन में चली गई और जरीन ने रोतू सा मुंह बनाकर अरमान को देखा। लगता है आज हीर बहुत गुस्से में है, अरमान ने मुस्कुराते हुए जरीन के कान में सरगोशी की थी। अब वो मुंह बनाए रोने की तैयारी कर रही थी। फिक्र मत करो बाबा, आपको ला के देंगे ना आइसक्रीम भी और सैंडविच भी, मगर हीर को मत बनाना, ये सेक्रेट है। वो धीमी सी सरगोशी कर रहा था। इससे पहले जरीन मुस्कुराती हीर की आवाज़ किचन से आई। आप दोनों के सारे सेक्रेट मुझे सुनाई दे रहे हैं। इसकी बात सुनते उन दोनों की हंसी एक साथ गूंजी थी। माही की आंखें नम हुईं जब दोबारा आंखें साफ की तो अब मनाजिर बदल गए थे। अब एजल अरमान का बाजू हिला रही थी। प्लीज़ मामू मामा से बात करें ना, मुझे भी इस्लामाबाद देखना है। बालाखर अरमान मान गया। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारी मुंह से बात करूंगा, तुम्हारे बाप का मैं कुछ नहीं कह सकता। अरमान की बात सुनते एजल ने अपने पूरे दंत निकाले थे। अरे बाबा कहाँ कुछ कहते हैं, बस मामा की तो बात है। वो पुरसुकून हो गई थी। अगर अरमान अनुषा से बात करेगा तो फिर अनुषा फौरा मान जाएगी। वो जानती थी अनुषा सिर्फ अरमान की सुनती है। माही का दिल बार बार भरा रहा था। वो जल्दी से सोफे से उठी और अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। अरमान की नज़र माही पर गई तो वो भी उठा और इसके पीछे ही कमरे में चला गया। तो हम कहाँ कहाँ घूमेंगे? वो एक्साइटेड सी होती अब सुलेमान से पूछ रही थी। पहले फपो को तो मान जाने दो, अगली प्लानिंग बाद में करना वरना तुम्हें फिर हर्ट होगा। वो मुस्कुराहट दबाए बोला था, उससे पहले एजल का हाथ उठता और एक मुक्का सुलेमान को पड़ता। वो जल्दी से सोफे से उतरा और अपने कमरे में भागा था। तुम सुल्तान सुलेमान कहीं के, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो भी अपनी सैंडल जमीन से उठाती इसकी कमर का निशाना लेती मार चुकी थी। मगर अफसोस वो तब तक दरवाज़ा बंद कर चुका था और सैंडल दरवाजे से टकराती नीचे ज़मीन बोस हुई। एजल ने सर झटकते हुए आंखें बंद किए। इस्लामाबाद के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। उसे शुरू से ही घूमना फिरना बहुत पसंद था, मगर क्योंकि अभी वो सिर्फ लेवल्स में थी इसलिए अनुषा उसे ज़्यादा आउटिंग करने नहीं देती थी। मगर इस तरह सुलेमान के साथ जाना इसके लिए गोल्डन चांस था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो देखा माही कहीं नहीं थी। 2 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। चेहरे से पानी के शफ़ाफ़ कतरे टपक रहे थे। यकीना अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे खुद को कुछ सुकून देने की कोशिश की थी। इसने अरमान को देख लिया था मगर फ़िलहाल वो अरमान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। अपनी आंखों को छुपाते हुए वो आगे पीछे देखते बेमकसद ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई और अब हाथ हिलाती वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रही थी जो वहाँ थी ही नहीं। अरमान जानता था वो सब कुछ अपने अंदर की बेचैनी ख़त्म करने के लिए कर रही है। वो कदम कदम चलता हुआ इसके पीछे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हुआ। इस तरह कि अब इन दोनों का अक्स शीशे में एक साथ नुमायां हुआ था। अरमान को अपने पीछे महसूस करते माही के हाथों में मज़ीद तेज़ी आ गई। अरमान ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाते इसके दोनों हाथ पकड़ लिए, इस तरह कि इसकी पुश्त अरमान के सीने से जा लगी। वो इसके बहुत पास खड़ा था, इतना कि अरमान की सांसें माही की गर्दन पर पड़ रही थीं। माही के चेहरे पर इज़्तिराब झलका। हीर। इसने माही के कान के करीब सरगोशी की। माही की आंखों में बहुत तेज़ी से नमी चमकी। तुम्हें पता है हीर, मैं तुम्हारी आंखें देखे बना भी जान जाता हूँ कि तुम रोती रही हो, इसलिए मुझसे अपनी आंखें ना छुपाया करो। वो नरम लहजे में बोल रहा था कि इसकी आंखों से आंसू टूटकर गिरे और गालों पर फिसल गए। वो वापस पलटी थी और अपना चेहरा अब इसके सीने में छुपाए बेसाख्ता रो पड़ी। मैं थक गई हूँ हैदर, कितना सब्र करूँ। मेरी हिम्मत बर्दाश्त हौसला सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है हैदर। मेरा दिल पिछले 15 सालों से जल रहा है। मुझे सुकून नसीब नहीं हो रहा है हैदर, खुदा के वास्ते कुछ करें हैदर। वो हिचकियों के दौरान मुश्किल से बोल पाई। अरमान की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। नरमी से इसकी कमर पर हाथ फेरा उसे रलीकस करने लगा। यकीन करो हीर, मैं आज भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है तो वो मेरे दिल का टुकड़ा है। वो गीला लहजे में बोला था। वो खामोशी से इसके सीने से लगी रही। आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने में कमी आती गई।
फिर बहुत देर बाद जाकर उसने खुद पर काबू पाया, मगर अब भी वो अरमान के सीने से लगी हुई थी। आपको पता है, आज एज़ल को देखते हुए मुझे ज़रीन बहुत याद आई। वो भी तो बचपन में ऐसी ही हुआ करती थी। एज़ल बिल्कुल हमारी ज़रीन की परछाई है। इस बार माही मुस्कुराहट के संग बोली थी। अरमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छाई। मैंने तो तुम्हें कहा था कि हम एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत बेटी के बारे में सोच लेते हैं, मगर तुमने ही। वो दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ गया। इसके होंठों की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो फ़िलहाल माही का ध्यान भटकाने के लिए मजाक कर रहा है, क्योंकि इसने सालों पहले माही से ये सब कुछ कहा था, मगर अब तो इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया। माही ने एक मुक्का इसके कंधे पर दे मारा। आप नहीं समझ सकते हैदर, इस सारे मसले का हल ये नहीं है कि हम किसी तीसरे बच्चे को सोचते, और ज़रीन के खो जाने के बाद किया मैं इस हालत में थी कि मैं कुछ भी सोचती। मैं तो सुलेमान को भी वक्त नहीं दे पा रही थी। मैं तो ये भी भूल गई थी कि मेरा कोई बेटा भी है। और आपको क्या लगता है हैदर, के एक नई रूह या दूसरी बेटी हमारी पहली बेटी का मुतबादिल होती? रिप्लेसमेंट्स नहीं होती हैदर, आप नहीं जानते मेरे लिए ज़रीन किया है। इसका एक एक लफ्ज़ जज्बात से बोझल था। आंखों में नमी और तकलीफ वाज़ेह थी। गीली आवाज़ ना चाहते हुए भी कपकपा उठे। इसके लहजे में ना चाहते हुए भी तरफ सी शामिल हो गई। वो अपना सर अब अरमान के सीने से निकाले इसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी। आप जानते भी हैं, जब आप यहाँ नहीं थे, आप मेरे साथ नहीं थे, तब वो मेरे साथ थी। मुझे इसके वजूद से आपकी खुशबू महसूस होती थी हैदर। वो मेरे जीने की वजह बन गई थी। वो सिर्फ मेरी पहली औलाद नहीं थी, वो मेरे दिल के बहुत करीब थी, और आज भी इतने ही करीब है। मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं आज भी उसे भूल नहीं पाती। दिल चाहता है बस वो कहीं से हीर हीर पुकारती आए, और मैं उसे अपने सीने में अपनी आगोश में कहीं छुपा लूं। आप सिर्फ एक पल के लिए सोचें, किया हम लोग एज़ल को कभी वैसा प्यार दे सके जैसा हमने ज़रीन को दिया था? किया हमें एज़ल अपने बच्चों की तरह अजीज़ नहीं है? वो ज़ख्मी निगाहों से अरमान से सवाल पूछ रही थी, और अरमान जानता था मैं अपने बच्चों को नहीं भूलती, चाहे सालों गुजर जाएं, सदियों बीत जाएं, लेकिन मैं कभी भी अपने बच्चे को नहीं भूलती। बना कुछ कहे दोबारा उसे अपने साथ लगाए, इसके माथे पर लब रखे, और माही ने हमेशा की तरह इसके लमस पर आंखें बंद किए सुकून महसूस किया। एम सूरी फॉर एवरी थंगहीर, सारी गलती मेरी है। वो बेबसी से बुड़बड़ा था। आप खुद को कसूरवार मत समझा करें हैदर। वो भी उसी बेबसी से बुड़बड़ाई थी, और अरमान के होंठों को एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने छुआ। डोरबेल की आवाज़ पर वो दरवाजे तक गई। अपना पिज्ज़ा रिसीव करने के बाद दरवाज़ा बंद किया, और बॉक्स पकड़े बना कुछ कहे सीधी वो एक हाथ से दरवाज़ा खोलती सुलेमान के कमरे में दाखिल हुई। सामने का मंजर देखते एज़ल के जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। एक पल से पहले जल्दी से वो पलटकर अपना चेहरा मोड़ गई, शर्म से गाल दहकने लगे, और वो कबर खोले खफगी से उसे घूर रहा था। तुम्हें कितनी बार कहा है दरवाज़ा नाक करके आया करो? सुलेमान मुस्कुराहट जब्त करते मसनूई खफगी से बोला था, क्योंकि वो अभी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला था, इसलिए शर्टलेस था, बस इसके गले में सिर्फ टॉवल था, और अब वो शर्ट निकाले शर्ट पहन रहा था। एज़ल का दिल तो चाहा इसके मुंह पर रखकर एक थप्पड़ दे मारे। ज्यादा ड्रामे मत करो, तुम खुद तो मेरे कमरे में मुंह उठाकर घुस जाते हो। पहले मैनर्स दिए जाते हैं, फिर सामने वाले से लिए जाते हैं। वो भी एज़ल जमाल थी, किसी की बात का उधार रखना तो सीखा ही नहीं था। सुलेमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। शर्ट के बटन बंद करता हुआ वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हुआ, अब अपने बालों में तौलिया फैलता इन्हीं खुश्क कर रहा था। एक नज़र एज़ल को देखा। बस करो, घूम सकती हो ड्रामेबाज कहीं की। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने कहा तो फौरा ही एज़ल अपना चेहरा मोड़े अब कमरे में मौजूद एक सिंगल बेड पर जाकर बैठ गई। अपने बालों में कनगी फहराते हुए वहीं टॉवल सिंगल सोफे की पुश्त पर फैलाए वो इसके सामने वाले सिंगल बेड पर जाकर बैठ गया। एक नज़र एज़ल को देखा, दूसरी नज़र पिज़्ज़ा पर डाली। वैसे ये पिज़्ज़ा पार्टी आज किस खुशी में कर रही हो? सुलेमान ने उसके हाथों से उसका पीस छीनते जल्दी से अपने होंठों से लगाते कहा, और इसकी इस हरकत पर एज़ल ने उसे कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूरा था। वो किया है ना, तुम मुझे अपने साथ इस्लामाबाद लेकर जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि उसी खुशी में तुम्हें टिकट देती हूँ।
वो भी मुस्कुराती हुई तंजिया बोली थी। सुलेमान ने बना बुरा बनाए बस एक गहरी मुस्कुराहट उसे पास की। जल्दी से ये खाओ और फिर मुझे घर छोड़कर आना है। उंगली उठाए उसने अगला हुक्म दे दिया। ओके मीम, ये बंदा ना चीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और कुछ। वो एक बार फिर सीने पर हाथ रखे सर को खम देता हुआ इस कदर मोहब्बत से बोला था कि एजलना चाहते हुए भी कितनी ही देर हंसती गई। इसको हंसते देख वो भी मुसलसल मुस्कुरा रहा था। और कराची शहर पर बाहर अब रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जारी है।